हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। ठीक है, चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पिछले चैप्टर कैसे लगे उन्हें देखकर मुझे कमेंट भी करेंगे जरूर कि आप लोगों को लास्ट के जो सेशन है या लास्ट चैप्टर का जो आपने वीडियो देखा आपको कैसा लगा, जरूर से कमेंट करेंगे। कमेंट करे बगैर कोई नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। Orissa was hit by a cyclone with wind speed of 200 किलोमीटर पर आवर ऑन 18 अक्टूबर 1999। यानी आप लोगों ने सुना होगा साइक्लोन्स के बारे में कि इतनी तेज तूफान आया, इतनी तेज तूफान आया कि इतनी जगह खत्म हो गई, या यहाँ से सब कुछ खत्म हो गया, या वहां से खत्म हो गया, या किस साइड से वो साइक्लोन आ रहा है और किस तरफ बढ़ता जा रहा है। उसी तरीके से एक बार 1999 में 18 अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में एक साइक्लोन आया था जिसकी स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका मतलब साइक्लोन्स की जो स्पीड होती है वो किलोमीटर पर आवर में मेजर की जाती है। द साइक्लोन smashed 45,000 houses, making 7 lakh people homeless। यानी 45,000 घर बर्बाद कर दिए और उनमें रहने वाले कितने लोग होमलेस हो गए? 7 लाख। ठीक है, 7 लाख लोग क्या हो गए? होमलेस हो गए। ये क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है कि उड़ीसा वाले साइक्लोन में, जो साइक्लोन उड़ीसा से आया था, उसकी स्पीड क्या थी और कितने हाउस उसमें स्मैश हो गए या कितने पीपल उसमें होमलेस हो गए, है ना। On 29th October the same year, the second cyclone with wind speed of 260 kilometer per hour hit Orissa again। यानी उसी साल 1999 में एक साइक्लोन और आया जो 29 अक्टूबर को आया, जिसकी स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर, और इसने फिर से एक बार उड़ीसा में तबाही मचा दी। इट वॉज accompanied by water waves about 9 मीटर हाई। मतलब यहाँ पर जो वाटर की वेव्स थी, जो पानी साथ में आया था, वो जो साइक्लोन था वो वाटर साइक्लोन था, उसके साथ जो पानी आया था उसकी जो वेव्स थी वो 9 मीटर हाई थी। Thousands of people lost their lives, property worth crores of rupees was destroyed। यानी बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी को गंवा दिया था इस साइक्लोन में। The cyclone affected agriculture, transport, communication and electricity supply। और साइक्लोन ने किस किस चीज को अफेक्ट किया? ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट किया, एग्रीकल्चर को अफेक्ट किया, कम्युनिकेशन को अफेक्ट किया और इलेक्ट्रिसिटी को भी अफेक्ट किया। बट व्हाट आर साइक्लोन्स? लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि ऐसे साइक्लोन जो इतनी सारी चीजों को अफेक्ट कर सकते हैं, इतने सारे पीपल को होमलेस कर सकते हैं, इतने लोगों की जान ले सकते हैं, ये साइक्लोन आखिर है क्या? हाउ आर दे फॉर्म्ड? कैसे बनते हैं? व्हाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव? ये इतने डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं? In this chapter we shall seek answers to some of these questions। और इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं सब क्वेश्चन के आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो इतनी बातें आपको समझ में आई जितना मैंने बताया कि साइक्लोन की स्पीड क्या होती है, मतलब मेजर किस यूनिट में मेजर करते हैं, किस साइक्लोन ने कितनी तबाही मचाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एयर एक्सर्ट प्रेशर। सभी को मालूम है कि जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, कैसे कैसे पता कर सकते हैं हम? देखो, जब भी आपके पास कोई भी खाली बर्तन है तो वहां पर आप तो बोलते हो कि ये खाली है, लेकिन बच्चे वो खाली नहीं होता, उसमें क्या होती है? उसमें एयर भरी हुई होती है। ठीक है, टेक अ टिन कैन विद अ लिड। एक कैन दिया है यहाँ पर जो ढक्कन से ढकी हुई है। ठीक है, फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विद वाटर। और उसको क्या किया? आधा पानी से फिल कर दिया, यानी इतना इसको वाटर से फिल कर दिया। हीट द कैन टिल द वाटर बॉइल। और इसको फिर बॉइल किया जब तक कि ये जो वाटर है ये बॉइल नहीं होने लगता। ठीक है, लेट द वाटर बॉइल फॉर फ्यू मिनट्स, इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन। और क्या करेंगे अब?
जैसे ही पानी उबलने लगेगा, इस ढक्कन को तेजी से इस पर कवर कर देंगे और टाइट करके प्रेस कर देंगे, ताकि जो बॉइलिंग वाटर है या उसकी जो गैस है वो बाहर ना निकलने पाए। ठीक है। पुट द कैन केयरफुली इन अ शैलो मेटेलिक वेसल और अ वॉश बेसिन। और अब क्या करेंगे, इस कैन को धीरे से कहीं एक वॉश बेसिन में ले जाकर रख देंगे और आप लोग इससे दूर हो जाएंगे। अगर आप लोग ऐसा प्रैक्टिकल खुद कर रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल होकर करेंगे। ठीक है। पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन। अब क्या किया, उस गरम गरम कैन के ऊपर ठंडा पानी डाला। व्हाट हैपेंस टू द शेप ऑफ द कैन। उस कैन की शेप का क्या होगा, बताओ जल्दी से। अच्छा, आपने प्लास्टिक की बोतल में तो गर्म पानी किया होगा, है ना। जब आप प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी करते हो या बिस्लरी की बोतल में जब आप हॉट वाटर करते हो और उसको हाफ फिल करने के बाद उसके कैप को एयर टाइट कर देते हो, तब क्या होता है, बॉटल धीरे धीरे करके पिचकने लगती है। क्या होता है, बॉटल धीरे धीरे करके पिचकने लगती है। यही उस कैन के साथ हुआ कि वो जो कैन थी वो शेपलेस हो गई, उसकी शेप चेंज होने लगी, है ना। आया समझ में कि शेप उसकी चेंज होने लगी। कैन यू गैस व्हाई द शेप ऑफ द कैन गेट्स डिस्टॉर्टेड। क्या आप गेस कर सकते हो कि उसकी जो शेप थी वो क्यों गड़बड़ होने लगी, क्यों अपनी प्लेस से इधर उधर होने लगी। एज वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन, जैसे ही ठंडा पानी कैन के ऊपर डाला, सम स्टीम इन द कैन कंडेंसेस इनटू वाटर। यानी जो उस कैन के अंदर गरम गरम स्टीम थी वो कंडेंस हो गई। देखा आपने, ये पढ़ा था ना, कंडेंसेशन पढ़ा था ना, कि जब किसी भी भाप पर पानी डाला जाता है तो वो वाटर में चेंज हो जाता है। सेम यही हुआ, जब उस स्टीम पर वाटर डाला गया तो वो क्या हो गया, वो वाटर में चेंज हो गया। वो जो स्टीम थी वो वाटर में चेंज हो गई, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड। और वहां अंदर की जो एयर थी वो रिड्यूस हो गई, वो कम हो गई। द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेस than the pressure exerted by the can by the air from outside the can। यानी बाहर से जो प्रेशर था हवा का और अंदर से जो प्रेशर था हवा का, वो क्या होने लग गया, अंदर का प्रेशर कम होने लगा और बाहर का प्रेशर उस पर ज्यादा हो गया। एज अ रिजल्ट द कैन गेट्स कंप्रेस्ड, और इसीलिए वो जो कैन थी वो सिकुड़ने लगी। समझ में आया, मतलब कि जब उसके अंदर की जो स्टीम थी उस पर ठंडा पानी डाला गया तो क्या हुआ, वो जो स्टीम थी वो वाटर में चेंज हो गई और अंदर की जो एयर थी वो कम हो गई। अब अंदर की एयर डिक्रीज होने की वजह से बाहर जो एयर का प्रेशर था वो उस कैन पर बढ़ गया और अंदर का जो प्रेशर था जो बाहर की तरफ लग रहा था वो कम हो गया। और इसी की वजह से क्या हुआ, जो कैन थी वो कंप्रेस्ड हो गई। You know that we have to fill air into the bicycle tube to keep it tight। हम अपनी साइकिल के ट्यूब में, अपनी गाड़ियों के ट्यूब में, सब में एयर फिल करके रखते हैं। क्यों, ताकि जो आपका टायर है वो बिल्कुल टाइट रहे और रोड पर स्मूथली चल पाए, है ना। अगर एयर कम होगी तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, आप रोड पर फ्रीली मूव नहीं कर पाओगे, इजीली मूव नहीं कर पाओगे। देखा होगा आप लोगों ने अपने पापा को, मम्मी को, जब वो गाड़ियों से जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले आपके टायर्स में, गाड़ी के टायर्स में वो एयर चेक कराते हैं, अगर कम होती है तो उसको फिल कराते हैं। ठीक है। ऑल्सो यू नो दैट अ बाइसाइकिल ट्यूब ओवरफिल्ड विद एयर में बस्ट, और अगर ज्यादा फिल करा देते हैं तो क्या हो जाता है, टायर फट जाता है। यानी एयर ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और एयर कम भी नहीं होनी चाहिए। एयर इतनी, किसी भी चीज के अंदर एयर इतनी होनी चाहिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर और उस थिंग के अंदर एयर का प्रेशर एक दूसरे के ऊपर वर्टिकली अपोजिट, इक्वली अपोजिट हो, ना कम ना ज्यादा। ठीक है। व्हाट इज द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब। जो ट्यूब के अंदर एयर है वो क्या करती है, the air inside a bicycle tube is filled by applying lots of pressure at inlet value of the rubber tube to make sure that the tire is hard to move on the road। यानी अंदर की जो एयर है वो ये कोशिश करती है कि जो ट्यूब है वो रोड पर बिल्कुल हार्डली, बिल्कुल स्मूथली मूव कर पाए और इधर उधर, मतलब इधर उधर से वो प्रेस ना हो, है ना, इधर उधर से वो प्रेस ना हो। तो वो जो अंदर की जो एयर है वो इस बात का ख्याल रखती है। ठीक है। इसीलिए टायरों में प्रेशर को, एयर प्रेशर को हमेशा चेक कराया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाई स्पीड विंड्स आर accompanied by reduced air pressure।
यानी जो हाई स्पीड की विंड होती है, तेज हवाएं जो होती हैं, वो क्या करती हैं, एयर प्रेशर को रिड्यूस कर देती हैं, एयर प्रेशर को कम कर देती हैं। Crumple a small piece of paper into a ball of size smaller than the mouth of an empty bottle. क्या करेंगे, एक पीस लिया पेपर का, उसको क्रम्प किया, उसको मोड़ लिया और उसकी एक बॉल बना ली, ठीक है, और एक खाली बॉटल के मुंह पर उसको रख दिया, है ना। टेक टू बलून्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज, और दो इक्वल साइज के बलून लिए, फिर पुट अ लिटिल वाटर इनटू द बलून, उन बलून में थोड़ा थोड़ा सा वाटर भर लिया। ब्लो बोथ द बलून एंड टाई ईच वन टू अ स्ट्रिंग, और दोनों बलून्स को क्या किया, थोड़ा थोड़ा फुलाकर उनको एक स्ट्रिंग से बांध दिया। हैंग द बलून 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ साइकिल स्पोक और अ स्टिक, या तो क्या किया, उन दोनों बलून को किसी स्टिक से या साइकिल के स्पोक से 8 to 10 सेंटीमीटर दूर एक दूसरे से बांध दिया। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बलून, और इनके बीच में एक बलून को फुलाया। मैंने शायद पिक्चर भी लिया है, हाँ देखो मैंने ये पिक्चर भी लिया है, ठीक है, फुलाया। होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, अब क्या करेंगे, एक स्ट्रिप पेपर की स्ट्रिप ली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड, क्लियर, बिटवीन योर थम एंड फोर फिंगर, अपने थम और फोर फिंगर के बीच में। नाउ ब्लो ओवर द पेपर, और अब उस पेपर के ऊपर से आप फूंक मारोगे, ठीक है, उस पेपर के ऊपर से आप फूंक मारोगे। देखो यहाँ पर ये पहला प्रैक्टिकल है, क्या किया इन्होंने, बलून में थोड़ा थोड़ा सा वाटर लिया, थोड़ी थोड़ी सी एयर डाली, और इनको किसी भी एक स्ट्रिंग से 8 to 10 सेंटीमीटर दूर बांध दिया। दूसरा क्या लिया इन्होंने, एक 10 to 20 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रिप ली, और इस स्ट्रिप से क्या किया, अपने मुंह से इसको ब्लो किया, यानी फूंक मारा। यहाँ पर भी इन्होंने यही किया, एक एम्प्टी बॉटल लिया है, बॉटल में एक पेपर डाला, और पेपर को बॉटल में डालने के बाद उस बॉटल में ब्लो किया, यानी फूंक मारा, ठीक है। क्या होता है, चलिए देखते हैं क्या होता है। Do you get the feeling that the increased wind speed is accompanied by a reduced air pressure? यानी आपने कुछ फील किया फूंक मारने पर कि जो अंदर की हवा थी जब आपने फूंक मारा, तो जो बॉटल के अंदर की हवा थी वो क्या होगी, वो बाहर की तरफ निकल कर आएगी, है ना। क्या होगा, जो अंदर की हवा है वो बाहर की तरफ निकल कर आएगी, और जब आप बॉटल में फूंक मारेंगे तो वो पेपर, जो क्रम्ड पेपर आपने उसमें डाला है, वो क्या होगा, वो या तो गोल गोल घूमने लगेगा, या फिर अगर उसको कहीं से स्पेस मिल जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा, है ना। When we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed, यानी हमारे मुंह की जो स्पीड है, अभी मैंने आपको बताया कि वो बहुत हाई होती है ना, बहुत तेज स्पीड होती है। दिस डिक्रीज द प्रेशर देयर, और वो क्या करती है, बॉटल के अंदर का जो प्रेशर होता है उसको डिक्रीज कर देती है। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर, और फिर फूंक मारने पर क्या होगा, यहाँ जो अंदर का प्रेशर है, फूंक मारने पर जो अंदर का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, है ना। द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट, और क्या होगा फिर, ये इस बॉल को पुश करेगी बाहर आने के लिए। समझ में आया, क्लियर हो गई ना बात, कि अभी जो बॉटल के अंदर का प्रेशर था और एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर था वो बिल्कुल इक्वल था, लेकिन जब हमने अपने माउथ से एम्प्टी बॉटल में ब्लो किया तो क्या हुआ, हमारा जो ब्लोइंग पावर थी वो बहुत स्पीड में थी, यानी जो हमारे माउथ की जो एयर थी वो बहुत स्पीड में थी। जो बॉटल के अंदर जाने के बाद उसने आसपास का जो प्रेशर था उसको डिक्रीज कर दिया, और बॉटल के अंदर के प्रेशर को उसने अब क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और जब बॉटल के अंदर का प्रेशर इंक्रीज हुआ तो उस बॉटल के प्रेशर ने उस बॉल को पुश किया बाहर की तरफ, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल, यू सो दैट व्हेन यू ब्लो बिटवीन द बलून्स, जब आपने इन दोनों बलून्स के बीच में फूंक मारा, है ना, तो क्या होगा, दे मूव टूवर्ड ईच अदर, ये एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ मूव करने लगेंगे। हाउ कुड दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बलून्स वर somehow reduced, अगर इन दोनों के बीच का जो प्रेशर है वो कम होगा, the pressure outside the balloon would then push them towards each other, और जो बाहर का प्रेशर है, ये जो बाहर से प्रेशर लग रहा है
ये इन दोनों को एक दूसरे की तरफ धक्का मारेगा, तो ये क्या होंगे, ये एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? क्या किया, बलून में थोड़ा थोड़ा सा वाटर करके हाफ फिल उसको थोड़ा सा उसमें एयर फिल करके और उसको स्ट्रिंग से क्या कर दिया, हैंग कर दिया, और अब उन बलून्स के बीच में आपने फूंक मारा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो बलून है ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो साइड का प्रेशर है, यानी एटमॉस्फेयर के जो साइड का प्रेशर, ये यहाँ बैलून के जो साइड का प्रेशर है ये ज्यादा होगा और यहाँ का जो प्रेशर है ये कम होगा, तो ये एक दूसरे की तरफ ऐसे करके जुड़ने लगेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, व्हेन यू ब्लू ओवर द पेपर स्ट्रिप, जब आप पेपर स्ट्रिप के ऊपर फूंक मारते हैं, इट वेंट टुवर्ड अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ उठने लगती है। अगेन दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर बिलो अबव द स्ट्रिप, और जब जब आप फूंक मारते रहेंगे तो ये ऊपर उठती रहेगी। क्यों होगी? क्योंकि जो स्ट्रिप के ऊपर की जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, स्ट्रिप के ऊपर का जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाएगा और ये जो नीचे का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये आपकी स्ट्रिप ऊपर की तरफ जाने लगेगी। ठीक है, इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडीड अकम्पाइंड बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, यानी जो विंड स्पीड होती है वो क्या होती है, एयर प्रेशर को रिड्यूस कर देती है ना। जो हमारी विंड स्पीड है वो क्या करती है, वो एयर प्रेशर को रिड्यूस कर देती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग ये इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो सभी लोग मुझे कमेंट करेंगे, नहीं आया तो भी कमेंट करके मुझे बताएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ रही, और अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर भी करेंगे। जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं इसी के नए टॉपिक के साथ। अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो मेरे साथ बने रहिए चैप्टर में स्टार्टिंग टू एंड तक, है ना। बहुत मजा आने वाला है, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।